हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर से शुरू करेंगे। अब वेक्टर का जो बिल्कुल बेसिक है वो यूजली फिजिक्स में कवर करते हैं 11th में, सबसे पहला ही चैप्टर। फिर भी बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन विल गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट। दो इनिशियल की काफ़ी चीज़ें यू मस्ट हैव नोन ऑलरेडी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर is a directed line segment which has direction and magnitude. Vector can be denoted as कुछ भी v वेक्टर, और केवल ऐसे, और बुक्स में यूल फाइंड के वो वेक्टर को बोल्ड भी बनाते हैं। एंड इज represented by a arrow. Length of arrow will give magnitude of the vector denoted as V or mod V. And direction of arrow will be direction of vector. तो जैसे मान लिया v वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है उसको हम मॉड v से डिनोट करेंगे। ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड फाइनल और टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, वेक्टर with zero magnitude and indeterminate direction is called null vector or zero vector। ठीक है, and is denoted as zero vector। ठीक है, and is represented by a dot। तो मतलब केवल अगर हमने ऐसे लिख लिया, मैंने लेंथ ख़त्म कर दिया, तो पॉइंट का जो लेंथ है वो जीरो होगा, तो दिस विल बी नल वेक्टर। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ बेसिकली वेक्टर ऑपरेशंस में है। मान लिया हमने ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटाया तो क्या बचेगा? जीरो तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने जीरो लिखा तो जीरो तो एक स्केलर नंबर हो गया और वेक्टर इक्वेशन में फिर वेक्टर ही आना चाहिए, तो इसलिए ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम जीरो वेक्टर लिखेंगे। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वेक्टर with magnitude 1 is called unit vector
and is denoted as a cap. ठीक है, तो अगर मान लिया ये वेक्टर है जिसका ये लेंथ 1 के बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे a कैप. ठीक है, या फिर ये कोई भी वेक्टर हो गया, मान लिया 5 लेंथ का. ठीक है, मान लिया ये v वेक्टर है, इसमें से अगर हमने 1 लेंथ कट कर लिया तो ये सेम डायरेक्शन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे v कैप विच इज़ v वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा. फिर आगे चलते हैं. 4th पॉइंट, इक्वल वेक्टर्स. 2 vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction and also represent same physical क्वांटिटी. उसका मतलब क्या है कि जैसे मान लिया ये वेक्टर है, अब इस वेक्टर को मैं फोर्स वेक्टर भी बोल दूं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल दूं इसी वेक्टर को. ये ठीक, मान लिया डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और मान लिया फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ हो गई, तो उन दोनों को हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते. इक्वल वेक्टर होने के लिए मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एंड तीसरा कंडीशन क्या है कि वो फिर सेम क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए. ठीक है. 4 पॉइंट हो गए. अब आगे चलते हैं. अब 5th पॉइंट, टू वेक्टर्स या पहले a vector is called fixed vector or localized vector if its initial point is same. मतलब फिक्स्ड वेक्टर का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है. फिक्स्ड का मतलब क्या है, जो वेक्टर फिक्स हो, इसका इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट. अगर इनिशियल पॉइंट सेम होगा और वेक्टर ऐसे है तो ये फाइनल पॉइंट भी तो सेम हो गया. अगर फाइनल पॉइंट को चेंज करेंगे तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या उसका इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाएगा. तो इनिशियल पॉइंट सेम बोलने का मतलब क्या है कि फाइनल पॉइंट भी सेम है. दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या है कि हम उस वेक्टर को हिला डुला नहीं सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते. उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड है. ठीक है. हमें मैथमेटिक्स में जिस भी वेक्टर से पाला पड़ेगा उसमें फिक्स्ड वेक्टर बहुत ही कम होगा. सब कुछ फ्री वेक्टर होगा. जो इसका अगले वाला है ना, फ्री वेक्टर का मतलब क्या है कि इसको हम
ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन ही चेंज हो गया। वेक्टर के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक तो उसका लेंथ और एक उसका डायरेक्शन। तो लेंथ तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अगर इसको मैंने चेंज कर दिया तो ऑफकोर्स वेक्टर चेंज हो गया, और डायरेक्शन मतलब मैंने अगर ऐसे रोटेट कर दिया तो उसका डायरेक्शन भी तो चेंज हो गया, तो वेक्टर चेंज हो गया। बट अगर इसको मैं केवल ऐसे ट्रांसलेट करूँ तो ना तो लेंथ चेंज हुआ इसका, ना डायरेक्शन चेंज हुआ। तो फ्री वेक्टर में ऐसा हम कर सकते हैं, और फ्री वाले केस में अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों को सेम वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। जो फिक्स्ड वेक्टर हमारे मैथमेटिक्स में जो हमें यूज़ आएगा मैथ्स के अंदर, वो केवल एक ही वेक्टर आएगा, एंड दैट इज़ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है कि स्पेस में, 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए जो वेक्टर यूज़ करते हैं ना, कि उसको रेफरेंस पॉइंट से, मतलब रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन किया, तब जो वेक्टर आया वो फिक्स्ड वेक्टर होगा, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ही होगा। अगर हमने पोजीशन वेक्टर बोला है तो बस पोजीशन वेक्टर ही फिक्स्ड वेक्टर होगा, बाकी सब फ्री वेक्टर होगा। ये ठीक है, तो ये हो गया। एंड इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस, then it is called free vector। और जैसा हमने बोला कि मैथ्स में जितनी वेक्टर हम यूज़ करेंगे सब फ्री वेक्टर ही होगा। सिक्स्थ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, और इसको PV ऐसे भी लिखते हैं, ऑफ ए पॉइंट P इज द वेक्टर joining origin with P and which is directed towards P। ठीक है, मतलब अगर ये origin है, ये पॉइंट P है, तो इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ये, ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर हो गया। बट अगर मैंने O और P को ज्वाइन किया तो उसको तो दो तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं, एक टुवर्ड्स P, एक टुवर्ड्स AO। तो इसने क्या बोला कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला है उसी की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हो गया, फिक्स्ड वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 7th, two vectors are said to be collinear if they have same if they have lines of action, if they have parallel lines of action। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर जो है बस वो पैरेलल टाइप होनी चाहिए। पैरेलल, या इसको ऐसे बोलते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों चलेगा, मतलब सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको कोलिनियर बोलेंगे। तो जैसे एक वेक्टर मान लिया ये है, एक वेक्टर ये, अगर दोनों ये सेम डायरेक्शन में तो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये नहीं कि एक के पीछे एक वेक्टर रखा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने बोला कि मैथ्स में सारे वेक्टर फ्री वेक्टर हैं। तो अगर वेक्टर ऐसे रखा है तो उसको मैं ट्रांसलेट करके ऐसे कर सकता हूँ, अभी भी ये दोनों कोलिनियर है, अभी भी कोलिनियर है, अभी भी कोलिनियर है। या उल्टा डायरेक्शन हो कि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो भी कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ये जो वेक्टर है इसको अगर हमने एक्सटेंड किया तो एक लाइन आएगी, उसको हम बोलते हैं इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन।
ऐसे ही इस वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। तो जैसे मान लिया ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और मान लिया ये सी वेक्टर हो गया। तो इस वाले केस में ईच पेयर मतलब ए बी ए सी और बी सी या तीनों, ईच पेयर इज पेयर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल, बेसिकली पैरेलल जो वर्ड है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। अगर हमने बोला कि वेक्टर पैरेलल है तो फिर इन दोनों को भी पैरेलल बोलते हैं और ए और सी को भी बोला जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल टर्म है बेटर, उसको हम बोलते हैं लाइक और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या है कि जिनका डायरेक्शन सेम हो। अनलाइक का मतलब क्या है कि जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो ए और बी लाइक वेक्टर्स हो गए क्योंकि सेम डायरेक्शन है। ए और सी अनलाइक वेक्टर हो गए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। बी और सी भी अनलाइक वेक्टर्स हो गए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, if two vectors have same directions, then they are called like vectors, and if they have opposite directions, then they are called unlike vectors. ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से ए बी आर लाइक वेक्टर्स, ए कॉमा सी आर अनलाइक वेक्टर्स। ऐसे ही बी कॉमा सी आर अनलाइक वेक्टर्स, ये दोनों भी अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट इक्वल वेक्टर्स, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलते हैं, जब उनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो एंड वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। सेकेंड, inequality between vectors is not defined। तो अगर हमने बोला कि ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ये ठीक है, डिफाइन मतलब ये बकवास है। ये नहीं बोल सकते कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में ये वेक्टर बड़ा है ये वेक्टर छोटा है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डिफाइंड।
ये ठीक है। तो 1/a वेक्टर अगर लिखा है इट इज़ नॉट डिफाइंड। फिर फोर्थ पॉइंट, डिवीज़न ऑफ वेक्टर्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर कहीं लिखा है a वेक्टर अपॉन b वेक्टर तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है। अगर कहीं मान लिया ऐसे लिखा है a वेक्टर का मॉड अपॉन b वेक्टर का मॉड तो ये तो चलेगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक नंबर है, वो तो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड का रेशो तो डिफाइंड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो रियल नंबर का रेशो है। देन अगेन आई शुड अंडरस्टैंड कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बोलेंगे इन दोनों मॉड को मिला दें और ऐसे लिख दें, तो अगेन दिस इज़ नॉट डिफाइंड। ये मैग्नीट्यूड किसका है? अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का है तो ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर तो डिफाइन नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा? ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, स्केलर मल्टीपल। अगर किसी भी वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि डबल लेंथ का सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा। तो स्केलर मल्टीपल में मान लिया ये वेक्टर, इसका लेंथ मान लिया 4 है एंड दिस इज़ वेक्टर v। ये ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ये मान लिया इसका लेंथ 8 है तो इट विल बिकम 2b वेक्टर ये, और मान लिया इसका लेंथ 2 है तो दिस विल बिकम, यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया और लेंथ आधा हो गया, तो -v/2 वेक्टर। तो स्केलर मल्टीपल ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। सिक्स्थ, सम ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स को सम करने के लिए हम या तो ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। ट्राइंगल लॉ में तो हम क्या करते हैं, पहले एक वेक्टर को रखा, उसके फाइनल पॉइंट पे दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को रखा, फिर पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक जो वेक्टर आया उसको हमने सम वेक्टर बोल दिया। ठीक है। तो जैसे मान लिया ये ए वेक्टर है और ये मान लिया बी वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलेगा समेशन के लिए कि पहले हमने ए वेक्टर को रखा, ठीक है, ये आ गया, फिर इसके फाइनल पॉइंट पे हमने बी वेक्टर को उठा के रख दिया ऐसे। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर आएगा वो ए प्लस बी वेक्टर होगा। ट्राइंगल लॉ का तो मतलब ये है। पैरेललोग्राम लॉ का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स के, जैसे ए वेक्टर ये आया एंड बी वेक्टर ये आया, इनके दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को सेम रखा, इनिशियल पॉइंट को, ये ठीक है, जो भी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो ये इस वेक्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट, उसको सेम रखा, फिर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये ठीक है, ये बी वेक्टर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वेक्टर जा रहा है, ये ठीक है, ये वाला वेक्टर, दैट विल बी ए प्लस बी वेक्टर। ये आ गया हमारा ए प्लस बी वेक्टर। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में रास्ते में जितने वेक्टर मिले सबको जोड़ दो। तो जैसे अगर मैं इससे यहाँ तक जाएं तो ये अगर बी वेक्टर है एंड ये पैरेललोग्राम है तो ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर वेक्टर होगा, सेम डायरेक्शन है, लेंथ में भी बराबर है एंड डायरेक्शन भी सेम है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले ए गए फिर बी गए, तो ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। मतलब अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो किसी भी रास्ते से जाओ ए प्लस बी ही आएगा। तो अगर हम यहाँ से चले गए तो वो भी ए प्लस बी हो गया। ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई वेक्टर अगर मैं पहचानना हो कि ये कौन सा वेक्टर है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाओ और रास्ते में जितने वेक्टर मिले सबको जोड़ दिया। तो जैसे अगर मेरे को ये जानना है कि ये कौन सा वेक्टर है
तो कोई और दूसरे रास्ते से चले गए, b प्लस ए भी लिख सकते हैं, a प्लस बी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। नोट वन इज़ अगर a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, दोनों एक ही बात है। फर्स्ट। सेकंड, a प्लस बी प्लस सी लिखो, या पहले a प्लस बी जोड़ा उसमें c वेक्टर जोड़ा, या पहले b और c जोड़ लिया उसमें a जोड़ लिया, दोनों एक ही बात है। नोट टू में k टाइम्स a प्लस बी लिखा है तो ऑफ कोर्स के ए प्लस के बी हो जाएगा। ठीक है। नोट 3 में टू गेट वेक्टर corresponding to line segment joining A and B and directed towards B। ये ठीक है। दैट इज अगर हम A से B को ज्वाइन करें और उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स B दें तो जो वेक्टर है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ए बी वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मूविंग फ्रॉम A to B and adding all vectors which lie in the path। ठीक है। तो अगर हमें ए बी वेक्टर चाहिए तो ए से लेके बी तक चले गए और जितने भी वेक्टर आए रास्ते में सबको जोड़ते हुए चले गए। ठीक है। दिस इज़ वेरी यूज़फुल क्योंकि ये हमें वेक्टर ऐड करने का तुरंत एक तरीका बता देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये मान लिया ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर है, तो ए बी सी डी। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मान लिया मेरे को ए सी वेक्टर चाहिए, ठीक है, ये वाला वेक्टर चाहिए, तो कुछ भी नहीं, ए से सी तक चले जाओ, रास्ते में जितने वेक्टर मिले सबको जोड़ दो। तो ए से सी तक जाने के लिए ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर, क्योंकि उल्टा चाहिए होगा, हम तो बी से सी तक मूव कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हो गया। अगर मान लिया हम बोलें कि बी डी वेक्टर चाहिए तो बी से डी तक चले जाओ, ठीक है। तो ये माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सो दिस विल बी माइनस ए माइनस बी, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। अगर हम बोलें कि सी ए वेक्टर चाहिए, सी ए मतलब सी से चालू करो, ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोलें कि सी ए वेक्टर चाहिए तो ये कौन सा वेक्टर है जो ए और सी को ज्वाइन करे। अब ए और सी को अगर ज्वाइन करेंगे तो भी दो डायरेक्शन आएगा, टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स सी। तो सी ए का मतलब क्या हो, सी से ए तक जा रहे हैं, तो जो बाद वाला जो पॉइंट लिखा होगा उसकी तरफ होगा। तो सी ए का मतलब क्या है, ये वाला डायरेक्शन हो गया। तो बी वेक्टर माइनस ए, सो दिस विल बी बी माइनस ए, ये ठीक है। अगर हम बोले डी बी वेक्टर तो डी और बी को ज्वाइन करें टुवर्ड्स बी, तो डी से बी तक जा रहे हैं, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर, ये हो गया इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल 1। अब इसी की वजह से एक नोट क्या आया
कि अगर एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड पे कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर टाइप, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी दे रखा हो, जो साइड वाले वेक्टर हैं वो एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, तो जो इसके डायगोनल्स आएंगे उनमें से एक तो सम को रिप्रेजेंट करेगा और एक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नोट 1 क्या है, इफ साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, then its diagonal will represent some vector and difference vector। ये ठीक है, एक सम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और एक डिफरेंस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2, अगर मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ठीक है, ये सी वेक्टर है, इनको ऐड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए वेक्टर, फिर उसके फाइनल पॉइंट पे ये बी वेक्टर रखा, उसके फाइनल पॉइंट पे ये मान लिया सी वेक्टर रखा, तो नेट हम कहाँ से कहाँ तक गए, यहाँ से लेके यहाँ तक नेट हम मूव किया, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आता है क्योंकि इस रास्ते में भी 3 वेक्टर मिलने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो वही ये वाला हो गया। तो एक से ज़्यादा वेक्टर को ज्वाइन करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा वेक्टर को सम करने के लिए, अगर हमें एक से ज़्यादा वेक्टर सम करना है तो हमने कोई भी पहले एक वेक्टर रखा, फिर उसके फाइनल पॉइंट पे दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखा, फिर उसके फाइनल पॉइंट पे तीसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखा, एंड सो ऑन। वेक्टर किस सीक्वेंस में लेना है दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि जैसे इस वाले केस में मान लिया हम बोलें कि पहले हम बी रखेंगे, ठीक है, तो ये हमने रख लिया, ठीक है, फिर हम बोलेंगे अब हम ए रखेंगे, तो इसके फाइनल पॉइंट पे हमने ए रख लिया, ठीक है, फिर हम बोलेंगे सी रखेंगे, तो ये सी वेक्टर आ गया। अब जो आएगा ये वाला वेक्टर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बी प्लस ए प्लस सी। अब बी प्लस ए प्लस सी लिखो या ए प्लस बी प्लस सी लिखो, दोनों एक ही बात है, दिस एंड दिस आर सेम वेक्टर, ठीक है, एंड बिकॉज इसको हम ट्रांसलेट करा सकते हैं तो ये यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये वाला वेक्टर यही है, क्योंकि जैसा हमने बोला था कि मैथ्स में सारे वेक्टर क्या हैं, फ्री वेक्टर। ये ठीक है, अच्छा, जैसे हमने ये वेक्टर बोला है और ये वेक्टर बोला है, फिर हमने बोला कि ए वेक्टर ये दोनों सेम है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो यहाँ रखा है तो ये वाला ए कैसे होगा, तो बार बार वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स में जो वेक्टर्स हैं दे आर फ्री वेक्टर्स, तो हम ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो इसको उठा के अगर हमने यहाँ पे रखा तो हमने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज किया, तो इन दोनों को इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और अगर मान लिया मैं केवल इतना वेक्टर हूँ यहीं तक, इतनी लेंथ का वेक्टर, तो इन दोनों को हम लाइक वेक्टर्स भी बोलेंगे अगर इस डायरेक्शन में यहाँ तक वेक्टर लिया बस, एंड कोलिनियर वेक्टर भी बोलेंगे। तो जैसा मैंने बोला ना, कोलिनियर बोलने पे कुछ बच्चों के दिमाग में पॉइंट वाली कोलिनियरिटी आ जाती है, बोलते हैं कि ये कोलिनियर होने के लिए तो वेक्टर बराबर बराबर रखे होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये वेक्टर एंड ये वेक्टर इज ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, दोनों की बस लाइंस ऑफ एक्शन पैरेलल होनी चाहिए। एग्जाम्पल 3, मान लिया अगर ऐसे लिखा है
ठीक है, मान लिया ए बी सी डी ई और मान लिया ये एफ है, मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा वेक्टर है, मान लिया ये, ठीक है। तो ए एफ वेक्टर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो ए से ए एफ वेक्टर का मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर ए से एफ की तरफ। तो इसके हिसाब से ए से एफ तक चले जाओ किसी भी रूट से, किसी भी रास्ते से, और रास्ते में जितने वेक्टर मिले सबको जोड़ दो। तो अगर हम ए से एफ तक जाएंगे तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे पहुँचेंगे, ठीक है। तो ऐसे गए अल्फ़ा, ऐसे गए बीटा, फिर ऐसे गए तो ये उल्टा वेक्टर आ गया तो माइनस गामा, फिर ये उल्टा आ गया तो माइनस डेल्टा, फिर ये सीधा आ गया प्लस थीटा, ये वेक्टर आएगा, ठीक है। अगर मेरे से कोई बोले कि ई बी वेक्टर क्या होगा इस डायग्राम में, मतलब इस डायग्राम में, किसी भी डायग्राम में, पैरेललोग्राम हो, ट्राइंगल हो, या फिर पेंटागन हो, कुछ भी, ई बी वेक्टर चाहिए तो ई से बी तक चले जाओ, रास्ते में जितने वेक्टर मिले सबको जोड़ दो। तो ई बी वेक्टर में अगर मैं ई से बी तक जाऊं तो ये डेल्टा वेक्टर, गामा वेक्टर, ये तो सेम डायरेक्शन में मिला, और बीटा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम बोलें कि डी ए वेक्टर कितना हो जाएगा, तो डी से ए तक गए, गामा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, तो गामा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। आई होप ये अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल between two vectors is defined as angle between their lines of action, ये ठीक है, after making initial points, ये ठीक है, और फाइनल पॉइंट्स, सेम, एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज, ये ठीक है। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लिखा है, दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसी को लिखने का सिंबॉलिक तरीका है ये, ठीक है। सिंबल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे मान लिया ए वेक्टर है और मान लिया ये बी वेक्टर है और ये 150 डिग्री एंगल है, तो इसके हिसाब से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 150 डिग्री या फिर 5π/6, एक ही बात है, ठीक है। एग्जाम्पल 2, अगर हम ऐसे बोलें कि ये 60 डिग्री है, ये सी वेक्टर है एंड ये डी वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को 60 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि एंगल बोलने के लिए या तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे इसका भी इनिशियल पॉइंट यही है, इसका भी इनिशियल पॉइंट ये है, या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम हो, ठीक है। तो इस वेक्टर को उठा के या तो यहाँ पे रखें तब इनिशियल पॉइंट सेम होगा, या फिर ऐसे रखें तो फिर दोनों का फाइनल पॉइंट सेम होगा। तो इसको अगर हम ऐसे रखें, ठीक है, इधर 60 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा 2π/3। अब सही है, तो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच का एंगल इज इक्वल्स टू 2π/3।
ठीक है, अब एक दो और नोट लिख लेते हैं। नोट 1, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर satisfy मतलब उनका जो लीनियर समेशन है या डिफरेंस है, अगर वो नल वेक्टर है, मतलब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, a प्लस बी माइनस सी के बराबर हो जाए, या a प्लस बी सी के बराबर हो जाए, a माइनस बी सी के बराबर हो जाए, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन है, देन दे विल either lie on sides of a triangle or they will be collinear vectors। सही है, तो या तो ये जो तीनों वेक्टर होंगे वो एक ट्राइंगल की साइड पे आ जाएगा। तो ट्राइंगल की साइड का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से हमने चालू किया और मान लिया ए ये है, बी ये है, सी ये है, मान लिया ये, तो जिस पॉइंट से हमने चालू किया उसी पे घूम के वापस आ गए, तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ से चालू करके वापस यहीं आ जाऊँ तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो ए फिर माइनस सी फिर माइनस बी बराबर नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में तो ये तीनों वेक्टर क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि b प्लस सी बराबर ए वेक्टर है, तो ये ट्राइंगल का साइड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लिया हम ऐसे लिखें, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, ये c वेक्टर हो गया, तो a प्लस b इसी के बराबर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से a प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर हो गया। एग्जाम्पल 2, तो इन दोनों ही केसेस में ए बी सी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमने क्या बोला कि या तो एक ट्राइंगल की साइड पे आ जाएंगे और या फिर दे विल बी कोलिनियर वेक्टर्स। नोट 1 तो ये हो गया। ठीक है, नोट 2, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ए प्लस बी वेक्टर का मॉड विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर। तो जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर कुछ भी दे रखा है, मान लिया ये और ये दे रखा है, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये ए प्लस बी वेक्टर आएगा। तो मान लिया पी क्यू आर है, तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर दे रखा है, तो ए प्लस बी वेक्टर जो है वो तो ए और बी का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो तीन वेक्टर्स आए ये ट्राइंगल की साइड्स पे आ जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, और ट्राइंगल की साइड में क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली लिखा हुआ है पी आर लेंथ। मॉड का मतलब क्या है कि वेक्टर की लेंथ हो गया। ऐसी ए वेक्टर के मॉड का मतलब क्या है कि ये पी क्यू लिखा हुआ है, इज़ लेस देन इक्वल्स टू पी क्यू प्लस मॉड बी वेक्टर का मतलब क्या है क्यू आर। तो ट्राइंगल में तो ऐसा होता है कि दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा हो। ठीक है, इक्वल्स टू कब होल्ड करेगा, जब ये लेंथ प्लस ये लेंथ इस तीसरे लेंथ के बराबर हो जाए, सम वाले लेंथ के बराबर हो जाए। तो अगर ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं ये, ठीक है, तभी क्या होगा, ए वेक्टर ये होगा, बी वेक्टर ये होगा एंड ए प्लस बी ये होगा। अगर लाइक वेक्टर्स हैं तो तभी इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ विल बी इसका लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर इक्वालिटी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी लाइक वेक्टर्स। ठीक है, फिर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, लाइक वेक्टर्स होगा, सेम डायरेक्शन में आएगा।
ठीक है, ये तो नोट 2.1 हो गया। नोट 2.2 क्या हो जाएगा कि a माइनस बी वेक्टर का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड बी वेक्टर। मेरे ट्राइंगल से आ जाएगा। ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होता है। उसी रिजल्ट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से कम होता है। ठीक है, तो ये मॉड ए वेक्टर और मॉड वी वेक्टर, तो पी क्यू और पी क्यू एंड क्यू आर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये जो तीसरा साइड है, मतलब ए माइनस बी वेक्टर जो होगा उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लिया ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम बनाए और फाइनल पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट सेम बनाए, फाइनल पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो जिसकी तरफ डायरेक्शन देंगे उसी में से दूसरे को घटा दिया, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। उल्टा डायरेक्शन दिया तो दैट विल बिकम b माइनस ए। तो ये जो a माइनस बी वेक्टर है, ये देखिए, ये ऐसे भी देख सकते हैं, देखो b प्लस ए माइनस बी, ए आ गया तो यहाँ से भी आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी लेस देन थर्ड वेक्टर, थर्ड साइड का लेंथ ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? इसने बोला कि हमने ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाया और वो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज घट गए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती से क्या बोलेंगे पहले कि अनलाइक वेक्टर्स होने चाहिए, बट तुम ऐसे देखो कि अगर लाइक वेक्टर है, मान लिया ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, अगर ए में से बी वेक्टर को घटाया, ठीक है, तभी इतना सा लेंथ बचेगा। ऐसे देखो, ये मान लिया ए वेक्टर है और ये मान लिया बी वेक्टर है, अगर लाइक वेक्टर्स हैं, तो इसमें से अगर इसको घटाया तो जो ए माइनस बी वेक्टर बचेगा वो ये वेक्टर बचेगा ए माइनस बी। तो इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ और दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ बराबर होगा। अगर अनलाइक वेक्टर हो जाए तो बी उल्टा है। अनलाइक वेक्टर में अगर हमने ए में से बी को घटा दिया एंड अगर बी उल्टा है तो वो तो इफेक्टिवली जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी फॉर इक्वालिटी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी लाइक वेक्टर्स। ठीक है, अब ये कुछ बच्चों को अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो तुम सीधे दो केस ले लो ना, दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर ले लो और दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लो, फिर देखो कि ये कब होल्ड करता है। ठीक है, अगर वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करेगा ही नहीं। अच्छा, अगर ये यहाँ पे a प्लस बी लिख दें, ऐसे लिख दें, ये रिजल्ट सही है तो ऑफकोर्स ये भी सही है, a प्लस बी का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ए माइनस मॉड बी, ये भी सही है। ठीक है, नोट 2.3, इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब अनलाइक वेक्टर्स होंगे। वो तो b की जगह माइनस बी रख दिया हमने, तो b उल्टा हो गया। तो यहाँ पे अगर a और b लाइक वेक्टर्स हैं इक्वालिटी के लिए, तो b की जगह माइनस बी रखने पे हम क्या बोलेंगे, a एंड माइनस बी लाइक वेक्टर होने चाहिए, मतलब a और b अनलाइक वेक्टर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करने के लिए a और b अनलाइक वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब रट्टा मारने से पहले हमने ये जरूर देख लिया कि ये माइनस की बात कर रहा है या प्लस की बात कर रहा है। मतलब ये बहुत इंट्यूटिव है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है कि a माइनस ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड, मतलब एक की लेंथ में से दूसरे का लेंथ घट गया। इफेक्टिवली ये हो रहा है राइट हैंड साइड पे। अब अगर हमने दो वेक्टरों को जोड़ा, इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होना चाहिए। अब अगर हमने दो वेक्टरों को जोड़ा और इफेक्टिवली एक के लेंथ में से दूसरे का लेंथ घट जाए, तो वो तो जब ही पॉसिबल है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हो, तभी जोड़ने पे घट जाएगा। ये ठीक है, ये आ गया।
आगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स मतलब टू फाइंड a माइनस बी वी कैन आइदर, या तो हम ऐसे बोल दें कि ऐड a वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, एक तो ये तरीका बोल सकते हैं, और सेकंड पार्ट क्या है, मेक देयर, मतलब जो भी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, देयर मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इनिशियल पॉइंट सेम, देन join their final points to get डिफरेंस वेक्टर। ये ठीक है। अब डिफरेंस वेक्टर में a माइनस बी लिखेंगे या b माइनस ए लिखेंगे। तो जो हमने फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन किया, उसमें जिस वेक्टर की तरफ एरो जा रहा है, जिस वेक्टर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, उसमें से दूसरा वेक्टर घटा दिया। ठीक है। तो जैसे मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है। तो एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और ये हो गया माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ दिया। तो दो वेक्टर को जोड़ते कैसे कि पहला एक वेक्टर रखा, उसके फाइनल पॉइंट पे दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखा। तो अब तो हम माइनस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो माइनस बी वेक्टर तो ये, तो इसका इनिशियल पॉइंट ये हो गया। तो पहले वेक्टर के फाइनल पॉइंट पे दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखा, फिर नेट यहाँ से यहाँ तक चले गए। तो ये जो वेक्टर आया वो ए माइनस बी आ गया, मतलब ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर आ गया, ऐसे आ गया। एक तरीका तो ये हो गया बोलने का। दूसरा तरीका हमने क्या बोला था कि दोनों के इनिशियल पॉइंट को सेम किया। तो ए वेक्टर ये आ गया एंड माइनस बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर ये आ गया, ये वाले तरीके से। फिर दोनों के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये अब डिफरेंस वेक्टर आएगा। अब डिफरेंस कैसे आएगा, जिसकी तरफ डायरेक्शन दोगे उसमें से दूसरा वेक्टर घटा दो। तो अगर इसको मैं ऊपर डायरेक्शन दूं तब तो b माइनस ए आ जाएगा। अगर ये a की तरफ है, इधर है a वेक्टर, तो a में से b घट जाएगा, तो ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो डिफरेंस का ऐसे ध्यान रखेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। तो अगर हमने लिखा ए बी वेक्टर, तो दैट कैन बी रिटन एज
ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर, दैट इज बी माइनस ए वैक्टर। तो मतलब पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लिया अगर सी डी वैक्टर लिखा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पहले दूसरे का आएगा तो ओ डी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नोट। अगर मान लिया ऐसे लिखा है ए बी प्लस बी सी बराबर, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इफेक्टिवली याद रखने के लिए कि हम ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, ए से सी तक गए, तो दिस इज नथिंग बट ए सी वैक्टर। क्विक कैलकुलेशंस के लिए इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर ये बीच वाला पॉइंट मिल गया तो इसको निकाल दिया तो ए सी वैक्टर आ जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मान लिया ऐसे लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस या माइनस डी ई वैक्टर, मान लिया ये लिखा है, तो इन दोनों को बीच में से निकाल के कितना आ जाएगा, ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, इन दोनों को भी बीच में से निकाल सकते हैं। डी ई को पलट के ई डी वैक्टर लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे, यहाँ ई डी वैक्टर है तो माइनस ई डी को पलट के डी ई वैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बीच में से डी भी चला गया तो अल्टीमेटली क्या बचा, ए ई वैक्टर, तो ए से ई तक आ गया। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एटसेट्रा। फर्स्ट पॉइंट, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, देन फर्स्ट पॉइंट लेंथ ए बी जो होगा वो कितना आ जाएगा, ए बी वैक्टर का मॉड, दैट विल बी बी माइनस ए का मॉड या ए माइनस बी का मॉड। दोनों की बात है, ए माइनस बी वैक्टर और बी माइनस ए वैक्टर दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होगा तो दोनों का मॉड तो बराबर ही आएगा। ये ठीक है, उस वेक्टर का लेंथ तो बराबर ही आएगा, हैंस दिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर मान लिया ऐसे दे रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके ऊपर एक हमने पॉइंट लिया पी, जो इसको मान लिया लैम्डा इज टू म्यू की रेशो में डिवाइड करे, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी विच डिवाइड्स
AB in the ratio lambda is to mu can be given as lambda times, ये देखिए लैम्डा टाइम्स इधर का पोजीशन वेक्टर B प्लस म्यू टाइम्स A अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये बेसिकली क्या है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किस वेक्टर को बोलते हैं, जो ऑरिजिन से चालू हो रहा हो। तो ये जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है कि अगर ये मान लिया ऑरिजिन है तो ये A वेक्टर है, ये P वेक्टर है या OP वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर ये वेक्टर है, ऐसे ही ये B वेक्टर है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। फिर आगे थर्ड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB दैट इज OM वेक्टर। ये A है, ये B है, ये मिड पॉइंट है, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा OM वेक्टर दैट विल बी सिंपली A प्लस B बाई 2। ठीक है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2। अब नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि A प्लस B बाई 2 वाला कौन सा वेक्टर है। अगेन ये अगर ऑरिजिन है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये होगा A प्लस B बाई 2। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे कंफ्यूज रहेंगे कि ये मिड पॉइंट है तो वो इस वेक्टर को बोलेंगे, ये वेक्टर थोड़ी ना है ये। ठीक है, ये हमें समझ में आएगा, ये जो पूरा वेक्टर है, ठीक है, ये पूरा वेक्टर तो क्या है, A वेक्टर और B वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को हमने ज्वाइन कर रखा है, फाइनल पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर है एंड B के टुवर्ड्स है, तो ये पूरा वेक्टर तो B माइनस A होगा। दैट मीन्स कि ये जो पूरा वेक्टर है एंड ये जो पूरा वेक्टर है दोनों बराबर होगा एंड इसका आधा होगा, तो ये वाला वेक्टर इज नॉट A प्लस B बाई 2, दिस इज फ्री वेक्टर B माइनस A बाई 2। ये ठीक है, ये भी वही वेक्टर है B माइनस A बाई 2, दोनों सेम वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर लैम्डा 1 A वेक्टर प्लस लैम्डा 2 B वेक्टर प्लस लैम्डा 3 C वेक्टर अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, वेयर लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये वाला जो पॉइंट है ये ठीक है, लैम्डा 1 A प्लस लैम्डा 2 B प्लस लैम्डा 3 C अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर आएगा। मतलब ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो ट्राइंगल के अंदर आएगा। अब मैं लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू को अलग अलग चेंज कर दें तो फिर उस ट्राइंगल के अंदर अलग अलग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो R प्लस का मतलब क्या है कि जीरो नहीं हो सकता, बट मान लिया अगर मैं लैम्डा 3 को जीरो कर दूं तो फिर जो पॉइंट है वो साइड पे आ जाएगा। ये ठीक है, अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तब तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, वो स्ट्रिक्टली ट्राइंगल के अंदर आएगा। अगर इन तीन में से एक लैम्डा को हम जीरो कर दें, ठीक है, तब ऑफकोर्स जैसे मानिए हमने लैम्डा 3 को जीरो कर दिया तो जो पॉइंट आएगा वो AB साइड के ऊपर आएगा। अगर मैं लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को जीरो कर दूं तो फिर वर्टेक्स आ जाएगा, A वर्टेक्स आ जाएगा सिंपली। ठीक है, द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस वेयर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बिलोंग्स टू R प्लस विल lie
inside the triangle ABC. ठीक है, will lie inside the triangle ABC for all values of lambda 1, lambda 2, lambda 3. ठीक है, अच्छा, if point Q divides AB in the ratio lambda is to mu externally, then मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, और मान लिया यहाँ पे Q हो गया. ठीक है, ये A वेक्टर, Q वेक्टर. तो जो Q वेक्टर आएगा दैट विल बी अपना वो, ये जो हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं कि एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए तो जो रेशो होता है लैम्डा इज टू म्यू, उसमें किसी भी एक जगह या लैम्डा की जगह या म्यू की जगह, दोनों जगह नहीं ले सकते एक साथ, किसी भी एक जगह माइनस लगा दिया. ठीक है, तो अगर ये ए बी को लैम्डा इज टू म्यू की रेशो में डिवाइड कर रहा है तो लैम्डा बी से और ए म्यू से एक जगह माइनस ले लिया तो उसका पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा. ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट में अगेन इन ट्राइंगल ABC, मान लिया ये A है, ये B है, ये C है. ठीक है, मान लिया यहाँ ऑरिजिन है. ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन फिगर हो गया. इसको हम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ऑरिजिन तो यहाँ हो गया, ए इधर ही हो गया, सी को हमने कुछ ऐसे उठा लिया तो ये टेट्राहेड्रॉन टाइप है कि ये ऑरिजिन हो गया, ये ए बी सी हो गया. तो ट्राइंगल तो इस प्लेन में और ऑरिजिन पीछे है यहाँ पे. ठीक है, इन जनरल ऑरिजिन इनके प्लेन में भी आ सकता है बाई चांस, जस्ट टू गिव यू द फील कि क्या हो रहा है. ये ठीक है, ये डॉटेड लाइन बनाने का मतलब क्या है, दिस इज़ नॉट विजिबल. तो मतलब BC को ऐसे उठा लो, A को इसी प्लेन में छोड़ दिया और ऑरिजिन को इसी प्लेन में छोड़ दिया. तो जो इसका सेंट्रॉइड होगा ट्राइंगल का, उसको जब हम ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, तो ये जो वेक्टर आएगा उसका पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं. इन ट्राइंगल ABC पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड बराबर G वेक्टर विल बी A प्लस B प्लस C बाई 3. ठीक है, ऑर्थो सेंटर बराबर H वेक्टर विल बी A वेक्टर tan A प्लस B वेक्टर tan B प्लस, ये स्ट्रेट लाइन में कराया जा चुका है सेम फॉर्मूला, tan C होल डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C. सरकम सेंटर, ठीक है, मान लिया K है, विल बी सिग्मा साइन 2A होता है टाइम्स A वेक्टर अपॉन सिग्मा साइन 2A. मतलब ये हो गया साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C. न्यूमरेटर में हो गया साइन 2A टाइम्स A वेक्टर प्लस साइन 2B टाइम्स B वेक्टर प्लस साइन 2C टाइम्स C वेक्टर. ये न्यूमरेटर में हो गया. फिर बचता है इन सेंटर. इन सेंटर में बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, उसमें ऐसे आता है सिग्मा A टाइम्स A वेक्टर अपॉन सिग्मा A.
अब वेक्टर में तो जो ए है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ए है दैट इज़ नॉट वेयर ए इज़ नॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए इज़ बेसिकली साइड बी सी का लेंथ, वेक्टर के टर्म्स में बोलें तो सी माइनस बी का मॉड, ठीक है। तो अगर जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, तो अगर हमने मान लिया बी वेक्टर को ज्वाइन किया तो बी वेक्टर तो ये हो गया, बट बी वेक्टर का जो मॉड है वो स्मॉल बी ऐसा वाला बी नहीं है। तो यहाँ पे जो बी आएगा, बी तो फिर बी के ऑपोजिट जो साइड ए सी है उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करें। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हम सीधा सीधा लिख भी सकते हैं कि बी माइनस सी टाइम्स ए वेक्टर, ये अब आ गया साइड लेंथ बी सी, प्लस सी माइनस ए टाइम्स बी वेक्टर प्लस ए माइनस बी टाइम्स सी वेक्टर अपॉन बी माइनस सी, ये बी सी साइड लेंथ हो गया, ये सी ए साइड लेंथ हो गया, और ये ए बी हो गया, बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ये आ गया हमारा इन सेंटर का साइड लेंथ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही कम जगह पे यूज़ किए जाएंगे, वरना तो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही काम चल जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर एंड ए बराबर 3, बी बराबर 7 एंड सी बराबर 4। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नल वेक्टर है, ए का लेंथ 3 है, बी का लेंथ 7 है और सी वेक्टर का लेंथ 4 है। तो यहाँ तो देखो हमें पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 3 + 4 7 होता है। ठीक है, तो दो चीज़ है कि या तो इसका ट्राइंगल बन रहा होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, या फिर ये कोलिनियर होगा। अगर इसका ट्राइंगल बना तो उस ट्राइंगल की 3 साइड की लेंथ ए वेक्टर की लेंथ, बी वेक्टर की लेंथ और सी वेक्टर की लेंथ होगी, विच इज़ 3, 4 एंड 7। ठीक है, तो 3 + 4 7 होता है। उसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता, दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ ही नहीं सकता ट्राइंगल में, दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा ही आना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कोलिनियर वेक्टर होगा, और ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए और बी का लेंथ 3 और 4 है। मान लिया ये ए वेक्टर है और ये मान लिया सी वेक्टर हो गया, इसका लेंथ 3 हो गया, इसका लेंथ 4 हो गया। बी वेक्टर जस्ट इनके ऑपोजिट हो गया, तभी उसका लेंथ 7 हो गया, तभी इन तीनों का सम 0 आएगा। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं इस वाले केस में कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ठीक है ऑपोजिट है, कितना हो जाएगा पाई, ये ठीक है 180 डिग्री। अच्छा, ये पहले हमने बोला नहीं,
अब बोल दिया नोट, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा देन थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक जा सकता है, बस। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमने ऐसे बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर 2, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो आंसर इज, देखो ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, बट दो यूनिट वेक्टर को जोड़ना या 1 + 1 करना दोनों अलग अलग बातें। 1 + 1 करना अलग बात है और दो यूनिट वेक्टर को ऐड करना अलग बात है। यूनिट वेक्टर तो अगर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए कि मान लिया ए कैप इधर हुआ, बी कैप इधर हुआ, तो जो सम है वो 0 आएगा। तो ये 2 आना ज़रूरी नहीं है। 2 तो जब आएगा, ए वेक्टर का ए कैप का मॉड कितना आएगा 1, बी कैप का मॉड कितना आएगा 1, तो इनका सम कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकता है। ये ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सही बोलने के लिए वो हमेशा सही होना चाहिए, तो ये हमेशा सही तो है नहीं। ठीक है, इसलिए फॉल्स। ए कैप प्लस बी कैप का जो मॉड है ये, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2 तक जा सकता है। तो अगर मान लिया ए कैप ये हो गया, बी कैप ये हो गया, ए कैप ये हो गया, बी कैप ये हो गया, तो इस केस में तो ए कैप प्लस बी कैप का मॉड 0 होगा। ठीक है, अगर ए कैप ये है और बी कैप भी यही है, सेम डायरेक्शन में, ए कैप ये, बी कैप ये, तो इस वाले केस में ए कैप प्लस बी कैप का मॉड 2 हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होता है ए कैप प्लस बी कैप का, तो कुछ बच्चे √2 भी बोलते हैं, तो वो भी गलत है। वो आई और जे को सोच के बोलते हैं। √2 तो जब आएगा जब वो परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये ए कैप है और ये बी कैप है, तो इस वाले केस में ए कैप प्लस बी कैप का मॉड कितना होगा, √2। कहने का मतलब क्या है कि 0 से लेकर 2 तक आएगा। ए कैप ये है, बी कैप ये है, तो अगर बी कैप सेम डायरेक्शन में तब तो 2 आएगा। फिर अगर हम ऐसे रोटेट करना चालू कर दें तो घटता चला जाएगा, 2 से कम आना चालू हो जाएगा। जब √2 होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो √2 होगा। फिर उसके बाद और हम ऐसे करें तो और सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा और घटता चला जाएगा। जब ये ऑपोजिट हो जाएगा ऐसे, तो फिर आंसर 0 आ जाएगा। तो ए कैप और बी कैप का मॉड बेसिकली कितना आ जाएगा, 2, सॉरी, वो एक रेंज आएगा, और वो रेंज कितना आएगा, 0 से लेके 2 तक। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए वेक्टर का मॉड बराबर 2, बी वेक्टर का मॉड बराबर 3 एंड सी वेक्टर का मॉड बराबर 4, देन फाइंड रेंज ऑफ ए प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, ये हो गया a प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर का मॉड बताना है। ठीक है, आंसर बेसिकली इसने क्या बोला कि a का मॉड कितना है 2, b का मॉड कितना है 3, c का मॉड कितना है 4। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2b वेक्टर को हमने 1 मिनट के लिए, मतलब ऐसे मान लिया, v1 वेक्टर को a बोल दिया, v2 वेक्टर को 2b वेक्टर बोल दिया एंड v3 वेक्टर को 3c वेक्टर बोल दिया। ठीक है, तो a प्लस 2b प्लस 3c वेक्टर का मॉड,
बराबर कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 वेक्टर का मॉड। ठीक है, ताकि ये नंबर्स हमें आपस में डिस्टर्ब ना करें। अब v1 का जो लेंथ है वो 2 हो गया, v2 का लेंथ 2b और b 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, एंड v3 का लेंथ, ठीक है 3c, मतलब कितना हो गया 12, इतना हो गया। 2 प्लस 6 प्लस, मतलब 3 वेक्टर हो गए, v1 v2 v3, और एक का लेंथ 2, एक का 6, एक का 12। तो अब मेरे को 3 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, एक का लेंथ 2 है ये, ठीक है, एक का 6 है, एक का 12 है। तो इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ के हम मैक्सिमम कितने लेंथ का वेक्टर बना सकते हैं। तो अगर ये तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, मतलब लाइक वेक्टर्स हो जाएं, तो 12, 6, 18 और 2 20 लेंथ का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर कोलिनियर वेक्टर, सॉरी कोलिनियरली लाइक वेक्टर्स हो जाएं, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 का मॉड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ये ठीक है, कब होगा ये, व्हेन v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स। ठीक है, अब मिनिमम लेंथ की बात करते हैं कि ये 3 वेक्टर हैं, इनको ऐसा जोड़ें कि कम से कम लेंथ आए। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, ट्राइंगल तो बन नहीं पाएगा क्योंकि 6 प्लस 2 8 ही होता है और तीसरा लेंथ 12 है, तो ट्राइंगल तो बन नहीं पाएगा। इस वेक्टर का लेंथ 12 है, तो इस वेक्टर का अपना लेंथ 12 है। अगर मेरे को छोटे से छोटा लेंथ चाहिए तो आई वुड लाइक कि ये वेक्टर हम जितना घटा सकते हैं घटा दें। तो अगर v1 और v2 इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, तो जैसे ये 12 लेंथ का वेक्टर है, ये v1 और ये v2 8 लेंथ का वेक्टर है, ये ठीक है, ये v1 वेक्टर हो गया, v2 वेक्टर हो गया, ये v3 वेक्टर हो गया। अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो फिर हम v3 का सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उसको घटा सकते हैं। बाकी किसी भी डायरेक्शन में जोड़ोगे तो इसमें जो लेंथ बचा, जैसे 12 माइनस 6 माइनस 2, इतने लेंथ का वेक्टर बचा, तो 6 और 2 कितना होता है 8, 4 12, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 का मॉड का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4। वो भी कब होगा, जब when v1 and v2 are in opposite direction of v3। तो ये जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 से 20 तक। इट विल गो फ्रॉम 4 to 20। तो यही इसकी रेंज आ गई कि मिनिमम लेंथ कितना आएगा 4 एंड मैक्सिमम लेंथ विल बी 20।